हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो 2023 में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे क्वेश्चन यही आएंगे, बट मोस्टली इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। कुछ क्या मतलब 90% तक एग्ज़ाम में मिल जाएंगे आपको, और इन्हीं के भरोसे नहीं जाना है। एग्ज़ाम में पढ़ना पूरा है, बट ये एक तरह से अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो लगभग आपकी पूरी यूनिट हो जाएगी। तो अगर किसी के पास पार्थ वगैरह है तो उसमें तो मिल ही जाएंगे, वरना ये मतलब बहुत से एग्ज़ाम्स में जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो देखते हैं इनमें से। यूनिट फर्स्ट जो है वो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो इस यूनिट से देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है सहजीविता को उदाहरण देकर समझाइए। सहजीविता, उसके बाद अम्ल व क्षार की कठोरता व मृदुता विद्युत ऋणात्मकता से किस प्रकार संबंधित है, उसको समझाना है। उसके बाद है एचएसएबी सिद्धांत की कोई चार सीमा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है पिट्जर के सिद्धांत अथवा एचएसएबी से संबंधित सिद्धांतों को समझाइए। पिट्जर का सिद्धांत जो है वो ही जो एचएसएबी सिद्धांत है वही है, तो दोनों सेम ही है इसमें। उसके बाद है एचएसएबी का आयनी और सहसंयोजक बंधन सिद्धांत क्या है। आयनी और सहसंयोजक बंधन सिद्धांत बताना है, मतलब कि आयनिक बंध और सहसंयोजक बंधन के अकॉर्डिंग बताना है एचएसएबी को। फिर एचएसएबी सिद्धांत के अनुप्रयोग में जो भी होगा, मतलब एचएसएबी सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम किस किस चीज़ को मतलब ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद है कठोर व मृदु क्षारकों के 5 मुख्य लक्षण बताइए। कठोर व मृदु क्षारक अम्ल, कठोर क्षार, मृदु क्षार, कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, इन सब के आपको 5 मुख्य लक्षण तो पता होने ही चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता देख लो, फिर बॉन्ड बनाने की जो वेलोसिटी होती है वो देख लो, और ऐसे करके आपको 5 इनके जो है लक्षण याद रखने हैं सबके। उसके बाद आता है ये जो समझाइए कि K2CdCN4 की तुलना में सल्फाइड आयन से क्रिया के प्रति K2CuCN4 अधिक स्थायी है, ये समझाना है। ऐसे मतलब बहुत सारे, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है। ऐसे और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें ये होगा कि इसकी तुलना में ये आयन इसके प्रति अधिक स्थायी क्यों है। अधिक स्थायित्व का हमें पता है एचएसएबी सिद्धांत के अनुसार ही होगा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड यूनिट संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन व संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण वाला जो है इसमें देखते हैं। सबसे फर्स्ट चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की जो गोय विधि है। अब चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां दे रखी है बुक में, उनमें से जो गोय विधि है इसको इम्पोर्टेंट बता रखा है, तो एक बार इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा भी 2-3 और विधियां हैं, जैसे भटनागर माथुर विधि हो गई। इन सब को आप एक एक बार रिवाइज कर लेना, बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत कोई चेंज हुआ है, और ये गोय विधि है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है एलएस युग्मन को समझाइए। एलएस युग्मन समझा देना। उस या फिर जो D2 आयन की विपाटन अवस्था है, D2 आयन की विपाटन अवस्था को दर्शाते हुए एलएस युग्मन की व्याख्या, मतलब कुल मिला के एलएस युग्मन की व्याख्या करनी है। अब वो D2 आयन की विपाटन अवस्था के लिए हो, चाहे तो किस प्रकार से भी, मतलब उदाहरण देके एलएस युग्मन को समझा देना है कैसे भी। एक CFT सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो CFT का मतलब जो भी रूल्स वगैरह है सारे आपको याद होने चाहिए। सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कि CFT को समझाइए, तो आप उसमें CFT की जो रूल्स होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल देके, किसी भी एक संकुल का एग्जाम्पल लेके और फिर इसको समझा देंगे। फिर इसमें क्या होता है, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण, जलीय विलयन अवशोषण स्पेक्ट्रम और तुलनात्मक चुंबकीय गुणों की व्याख्या। तो इसके लिए आपको ये कुछ संकुल दे रखे हैं, तो इन संकुलों को एक बार ज़रूर देख लेना इनके बारे में। और वैसे तो अगर आप पूरा CFT को ध्यान से पढ़ लोगे तो ये सारे आप खुद कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप सिर्फ ये जो संकुल दे रखे हैं इनकी तुलना देख लेना। जैसे इससे इसकी तुलना करनी है, इसमें चुंबकीय गुण की तुलना करा सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकलवा सकते हैं, या फिर जो जलीय विलीन अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसको समझाने को बोल सकते हैं। और फिर ये रंग की व्याख्या करवा सकते हैं कि आयनों की विलयन के रंग Fe+3 का रंग कैसा होगा, Mn+2 का रंग कैसा होगा, TiCl3 का रंग कैसा होगा, ये सब हो सकता है।
उसके बाद आता है क्यूरी ताप तथा नील ताप को समझाइए। क्यूरी ताप आपने शायद 12th से पढ़ा है, तो क्यूरी ताप को, और फिर ये नील ताप, इसको समझाना है। उसके बाद आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है, यही है CFT जो अभी मैंने बोला था। तो CFT के आधार पर संकुलों के चुंबकीय गुण, रंग की व्याख्या, चुंबकीय आघूर्ण का मान, मतलब सारा पूरा CFT में जितना भी दे रखा है ना वो सारा पढ़ के जाना है। उससे 99% आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा CFT से रिलेटेड। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत और संयोजकता बंद सिद्धांत से अधिक उपयोगी है। इन दोनों का अंतर बताना है, मतलब कि क्यों ये जो CFT है वो VBT से अधिक उपयोगी है। इसके बाद देखते हैं यूनिट 3, संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा तथा धातु संकुलों के उष्मागतिक एवं गतिक गुण। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है लापोर्ट वरण नियम अथवा DD संक्रमण के लिए चयन नियम का क्वेश्चन लगभग 3 साल से रिपीट हो रहा है, और इस बार भी 99% चांस है कि चयन नियम कंफर्म आपको पेपर में मिल जाएगा। तो एक बार देख लेना इसको, लापोर्ट वरण नियम, या फिर तो ये सेम ही है, दोनों लगभग सेम ही है, चयन नियम और लापोर्ट वरण नियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आर्गल आरेख सबसे इम्पोर्टेंट आरेख है शायद इस चैप्टर में एक ही आरेख है, और ये एक आर्गल आरेख है। आर्गल आरेख जो चतुष्फल की और अष्टफल की जो D1 D4 D6 D9 D1 इनके लिए हम आर्गल आरेख बनाते हैं। तो ये आर्गल आरेख आप ध्यान से पढ़ के जाना, ये कंफर्म आएगा एग्जाम में। इसके आधार पर विवेचना करते हुए D1 व D9 विन्यासों के लिए अष्टफल के व चतुष्फल के क्षेत्र में आर्गल आरेख बनाइए व विस्तार से व्याख्या कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है D1 D9 में ही पूछे, D4 D6 में भी पूछ सकता है, D8 में भी पूछ सकता है, किसी भी जो विन्यास है उसमें पूछ सकता है। तो आर्गल आरेख आपको सही तरीके से आना चाहिए। इसके बाद है संकुल यौगिकों की गतिकीय एवं उष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या करना। जो गतिकीय और उष्मागतिकीय स्थायित्व है उसकी व्याख्या आनी चाहिए संकुल यौगिकों की। उसके बाद है इन पर मतलब टिप्पणी लिखनी है, यानी कि ये आपके 2 नंबर का अकेला भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर के, या फिर एक ही क्वेश्चन में आ जाए। तो ये है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, इम्पोर्टेंट है, ढंग से पढ़ के जाना। बाह्य और आंतरिक स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया का तुलनात्मक विवरण, ये भी, इसके अलावा भी आपको और मिल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप हो सके तो प्रीवियस ईयर के और पेपर देख लेना, जहाँ तक हो सकता है मैंने मोस्ट IMP क्वेश्चंस ही उठाए हैं। गारंटी तो नहीं है कि पूरे मिल जाएंगे, बट 99% इन क्वेश्चंस का चांस है कि ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको पेपर में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 5, LMCT व MLCT संक्रमण क्या है, उदाहरण से समझाइए। मतलब कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, इनको समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 4 है कार्ब धात्विक रसायन। एक तरह से देखें तो सबसे इजी यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक पर लेख लिखिए। जिगलर नाटा उत्प्रेरक, इसके इतनी बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं कोई हद नहीं। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक के बारे में आप पूरा पढ़ के जाना ध्यान से। इसके बाद एल्काइन धातु बंध में प्रयुक्त किए जाने वाले कक्षक सी मेथिल लिथियम निम्न में से कैसे अभिक्रिया करेगी। मतलब कि सी मेथिल लिथियम, इसकी रिएक्शन करवानी है। SO2 से रिएक्शन करवाएंगे, शुष्क बर्फ से, CS2 से, HCHO से, C2H5 ट्वाइस Zn से। इन सब से रिएक्शन कैसे रिएक्शन करेगी ये बताना है इसमें। फिर क्वेश्चन 3 है असंतृप्त यौगिकों के समांग हाइड्रोजनीकरण का वर्णन कीजिए या विल्किंसन उत्प्रेरक को समझाइए। ये सेम ही है, असंतृप्त यौगिकों में समांग हाइड्रोजनीकरण का वर्णन या तो फिर विल्किंसन उत्प्रेरक, ये दोनों सेम ही है। इन दोनों में से ये दोनों बहुत बार रिपीट हुए हैं, अलग अलग तरीके से हुए हैं, लेकिन ये सेम है। तो आप इनमें से कोई भी, मतलब कोई सा भी तरीके से आपको पूछ सकता है, कैसे भी समांग हाइड्रोजनीकरण का वर्णन पूछ सकता है, या तो विल्किंसन उत्प्रेरक को समझाइए ये भी पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है
उसके बाद है धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, इनके बनने की विधियाँ। धातु कार्बोनिल क्या होते हैं और इनके बनने की विधियाँ। धातु कार्बोनिल में जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट है, RMgX, RMgLi, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इनके बनने की विधियों का भी वर्णन करना है कि इनको किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है, वो बताना है। फिर नाभिकीय कार्बोनिल की संरचना की व्याख्या, FeNiCr NiCO4 की संरचना, फिर FeCOS की बंध संरचना। इन सब मतलब कि जो भी आपको ये दिए हों, इन सब की एक बार आप जो संरचना है, बंध संरचना है, वो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि किसी की भी बंध संरचना पूछी जा सकती है। हाँ, एक या आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट संरचना के बारे में ज़रूर देख के जाना किसी भी कार्बोनिल यौगिक की। उसके बाद आता है लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों के बनने की विधियाँ, गुणधर्म और उपयोगिता। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक बनेंगे मतलब कि RMgLi, तो उसके बनने की विधियों का वर्णन करना है, उसके गुणधर्म बताने और उसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता तो लिथियम के जो कार्बधात्विक यौगिक है उन्हें सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट भी कहते हैं, जहाँ पे ग्रिग्नार रिएजेंट जब अगर फेल हो जाता है, मतलब कि रिएक्शन वगैरह उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, अगर ग्रिग्नार रिएजेंट काम में नहीं आई तो वहाँ पे ये जो लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक है उनको काम में लिया जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, EAN नियम के आधार पर वर्गीकरण धातु कार्बोनिल यौगिकों का। EAN जो रूल है उसके आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल यौगिक केवल संक्रमण धातुओं द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसकी व्याख्या करनी है कि कार्बोनिल जो यौगिक है वो संक्रमण धातुओं द्वारा ही क्यों बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है वेनेडियम कार्बोनिल प्रभावी परमाणु संख्या नियम का पालन नहीं करता। प्रभावी परमाणु EAN रूल का पालन नहीं करता। वेनेडियम कार्बोनिल जो है वो नहीं करता है या अनुचुंबकीय होता है, क्यों, इसका रीज़न देना है। इसके बाद देखते हैं लास्ट 5 यूनिट, जो लगभग केमिस्ट्री नहीं है, इसमें ज़्यादातर थ्योरी आएगी, रिएक्शन वगैरह इतनी ज़्यादा है नहीं। और ये बायो का टॉपिक मतलब बायो जैसा चैप्टर लगेगा आपको, लेकिन ना हार्ड नहीं है, मतलब अच्छे से अगर कुछ भी नहीं आता ना तो 4th और 5th यूनिट पढ़ के चले जाओ, पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी यूनिट है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, MOFE प्रोटीन द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्प्रेरक अभिक्रिया चक्र आरेख तथा क्लोरोफिल की संरचना। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इम्पोर्टेंट है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण देख लेना। फिर जो इसी के लिए जो उत्प्रेरक अभिक्रिया चक्र का आरेख है वो पढ़ के जाना। और एक है क्लोरोफिल की संरचना, क्लोरोफिल की संरचना बहुत बार पूछा जा सका है, तो क्लोरोफिल की संरचना देख के जाना। उसके बाद है साइटोक्रोम C की संरचना तथा इसके मुख्य कार्यों का वर्णन। साइटोक्रोम C की संरचना और इसके जो भी कार्य होते हैं उसका वर्णन करता है। फिर धातु पोरफायरिन को समझाइए, तब पोरफायरिन का चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना इजी है कोई हद नहीं। एक बार अगर आप इस पोरफायरिन का डायग्राम बना लोगे ना, पोरफायरिन समझ में आ गया ना, तो धातु पोरफायरिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा बनाना डायग्राम जैसे बनाओगे ना उसी तरीके से थ्योरी लिखनी है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है फॉस्फोजिन्स क्या है, फॉस्फोजिन्स और फिर साइक्लोफॉस्फोजिन्स के गुणों की व्याख्या करनी है, जैसे जल अपघटन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, फास्फोनाइट्रिलिक बहुलकों में PN बंध की प्रकृति का वर्णन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण को समझाइए, टोलमेन चक्र द्वारा व्याख्या कीजिए। अभी पीछे भी आया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण और उसका आरेख भी बनवाया था, अब फिर से आया, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाना है या तो यौगिकीकरण, कोई सा भी तरीके से आपको एग्जाम में पूछ सकता है। और इसका टोलमेन चक्र जो है वो ज़रूर देख के जाना। हाँ, हालांकि पूछता नहीं है, ज़्यादातर नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण ही पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए टोलमेन चक्र पूछ लेता है। इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को समझाइए तथा इसमें अंतर व समानता की व्याख्या कीजिए। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बीच जो अंतर और समानता है ना वो ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 100% चांस है इसके आने के।
उसके बाद है सिलिकॉन्स किसे कहते हैं, इसके संश्लेषण की विधियों तथा गुणों का वर्णन कीजिए। फिर आता है मेटामायोग्लोबिन और मेटा हीमोग्लोबिन किन्हें कहते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड है, इनमें आ जाएगा, बट एक बार वापस इसको रिपीट कर लेना। मेटामायोग्लोबिन और मेटा हीमोग्लोबिन किन्हें कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यूनिट में से लगभग 5 या 7 क्वेश्चंस है, जो पढ़ना इतना भी हार्ड नहीं है। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी अगर तैयारी करना शुरू करोगे ना तो भी आराम से हो जाएगा। 99% चांस है कि आ सकते हैं, क्योंकि ये जो बहुत बार रिपीट हुई है ना, सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जिनके फिर से रिपीट होने के चांसेस है 99% तक। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बट हाँ, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मतलब इतना आप पढ़ के जाओगे ना तो आराम से आपके 60 से 70% आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें लगभग पूरी यूनिट आ जाएगी अगर आप ये ध्यान से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे तो। और अगर आपके पास इनका सॉल्यूशन नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगी एकदम इजी लैंग्वेज में। नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, या फिर तो आपको जो भी बुक्स है या जो प्रीवियस ईयर पार्थ या सारथी जो है उनमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।